हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को। आज मंथ का लास्ट डे है। 31 मई के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, ध्यान से एंड तक देखिए। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखें, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आपको एयरपोर्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं उनके नाम याद रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, तो यह देखने को मिलेगा भारत के बिहार राज्य में। बिहार की कैपिटल पटना में यह हमको देखने को मिलता है। इस पर एक नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया है भारत के पीएम ने। इस टर्मिनल की टोटल कॉस्ट आई है बनाने की 1200 करोड़ रुपए, और कंस्ट्रक्शन करने का श्रेय दिया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम कैजुअली बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत में एयरपोर्ट के रखरखाव, ऑपरेट करने, डेवलप करने, अपग्रेड करने का काम यह संस्था करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडर में ही है। 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। वर्तमान में 125 से ज्यादा एयरपोर्ट का रखरखाव का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इनमें से अगर हम देखें तो काफी सारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं और काफी सारे छोटे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं जिनका रखरखाव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में? क्वेश्चन हमारा ये है। बिहार के पटना में। पटना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल नाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया के अदर एयरपोर्ट की बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मोपा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, गोवा राज्य में है। दोनी पोलो एयरपोर्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में देखने को मिलेगा। शिवमोगा एयरपोर्ट की बात करें, कर्नाटक के शिवमोगा में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की कैपिटल दिल्ली में देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के मुंबई में। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, तेलंगाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट की बात करें, महाराष्ट्र के पारुले में। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट देखने को मिलेगा असम के डिब्रूगढ़ में, और हलवारा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा पंजाब के लुधियाना में। तो इनमें से कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, लेकिन फेमस है तो आपको याद रखना चाहिए। आगे आएंगे। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा इंडिया फाउंडेशन, इसने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है भारत के स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु को। सदगुरु का नाम सुना होगा, इमेज देख के आप पहचान जाएंगे। यह है ईशा फाउंडेशन के संस्थापक। 1982 से योग सिखा रहे हैं सदगुरु, और 1992 में इन्होंने तमिलनाडु में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी थी। तो हाल ही में कनाडा के टोरंटो में एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर फेमस स्पिरिचुअल गुरु ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। इन्होंने मानवता के लिए जो काम किया है सदगुरु ने, योग के माध्यम से, देखिए योग का काम ही क्या है, मानवता का विकास करना, मानवता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना।
तो मानव चेतना के लिए काम करने और इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इन्होंने दक्षिण भारत में काफी काम किया है। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम किया है और अवेयरनेस फैलाने के लिए काफी जाने जाते हैं दक्षिण भारत में, इसीलिए सदगुरु को यह अवार्ड दिया गया। इसके तहत जो प्राइज मनी दी गई है 50,000 कनाडियन डॉलर की राशि दी गई और पूरी राशि को सदगुरु ने दक्षिण भारत में जो कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें समर्पित कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया है। कावेरी कॉलिंग की बात करें, ये जो दक्षिण भारत का प्रोजेक्ट है, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहती है उसके पुनरुद्धार के लिए, वहां पर ट्री प्लांटेशन के लिए और किसानों को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो पूरा पैसा इन्होंने कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट में दे दिया है दक्षिण भारत में, सदगुरु को दिया गया। अब यहां पर अगर हम ग्लोबल इंडियन अवार्ड की बात करते हैं, जो अवार्ड है तो अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहले इस फाउंडेशन की बात करें कि ये क्या है, तो एक पब्लिक पॉलिसी ग्रुप है जिसने अवार्ड दिया है। कनाडा और इंडिया के बीच में रिलेशंस को मजबूत करने के लिए यह संस्था दोनों देशों के मध्य में काम करती है और यही संस्था अवार्ड देती है। उन इंडियंस को दिया जाता है या इंडियन ओरिजिन के उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण काम किया हो, मानवता को सुधारने के लिए इंपैक्ट डाला हो इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसे किसी इंडियन या इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो 2025 में किसे दिया गया ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो यह दिया गया सदगुरु को। शुरुआत की गई थी इस अवार्ड की 2024 में। तो ईशा फाउंडेशन दक्षिण भारत में आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देखने को मिल जाएगा। आपने ये एक भगवान शिव की मूर्ति देखी होगी, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में। तो ईशा फाउंडेशन 1992 में इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल मनाया जाता है 30 मई को। भारत में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, फियरलेस पत्रकारिता को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल ये 30 मई को मनाया जाता है। अब इसके पीछे भी एक कारण है। 30 मई 1826 को बंगाल में भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा में पहली बार 1826 में निकला था बंगाल से, 30 मई को। इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो समाचार पत्र है उसका नाम था उदंत मार्तंड, है ना। हिंदी लैंग्वेज में पहला समाचार पत्र। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑल ओवर भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक बंगाल गजट का नाम आता है ना। बंगाल से ही निकला था वो, ऑलमोस्ट 1780 में जेम्स हिक्की ने उसका प्रकाशन किया था। वो साप्ताहिक समाचार पत्र था इंग्लिश लैंग्वेज में। वो इंडिया का पहला समाचार पत्र है। लेकिन यहां पर बात हो रही है हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र की, तो यह भी बंगाल से ही निकला था। 30 मई 1826 में पहली बार प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड नाम का समाचार पत्र, और यहीं से हिंदी पत्रकारिता की इंडिया में शुरुआत होती है। हालांकि ये कुछ समय में बंद हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो अदर न्यूज़पेपर है हिंदी भाषा के, उनके लिए लाइन खुलती है। तो यहीं से भारत में हिंदी पत्रकारिता का उदय माना जाता है। तो इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है 30 मई 1826 के ऐतिहासिक दिन के कारण 30 मई को। अब ये जो उदंत मार्तंड जिस समाचार पत्र की हम बात कर रहे हैं, ये न्यूज़पेपर शुरुआत में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का एक मिक्सचर था। ब्रज भाषा में निकाला जाता था और पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके एडिटर और पब्लिशर थे। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। यह चीज मैंने आपको बता दी है। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया बंगाल में। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। और प्रकृति कैसी थी या नेचर कैसा था? तो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से इंफॉर्म कर देता हूं कि आप सभी के लिए
हमारे जितने भी फाउंडेशन कोर्स है इंडिविजुअल, वो आपको अभी काफी नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। 74 रुपीज में आप इंडिविजुअल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन पर चेकआउट कीजिए, कोई भी आपको हर्डल आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारा करंट अफेयर का जो OSS है, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर का ईयरली पैकेज, उसको भी सेम प्राइस में आप अवेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल ये आपको 250 के आसपास रेंज में पड़ता है, जो कि आपके लिए कॉस्टली होता है, तो आप अफोर्डेबल प्राइस में अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर चेकआउट कीजिए, आप एप्लीकेशन को एक बार देखिएगा, क्रेजी जिकेट्री के एप्लीकेशन पर जाइए, वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया भारत के उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के देहरादून में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का जो परिसर है, यहां पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना, लोगों को उसके इंपॉर्टेंस के प्रति अवेयर करना। अब आप बोलेंगे सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, बौद्धिक संपदा क्या है? तो देखिए, कोई भी इनोवेशन है ना, कोई भी आर्ट जब पहली बार अगर आप उसको बनाते हैं, कोई इनोवेशन होता है, तो जरूरी है कि आप उसका पेटेंट करवा लें, आप उसका कॉपीराइट ले लें, है ना। उसका मतलब उस पर आपका अधिकार हो जाए। पेटेंट कॉपीराइट आपने सुना होगा, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपके प्रोडक्ट को, आपके जो इनोवेशन है, कोई भी उसको कॉपी कर सकता है और आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इंडियंस में स्पेशली इन चीजों की बहुत कमी है। इंडियंस जो इनोवेशन करते हैं, जो आर्ट का निर्माण करते हैं या किसी भी सेक्टर में इनोवेशन करते हैं, तो उसका पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ट्रेडमार्क, इनके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। अब बढ़ने लगा है धीरे धीरे, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो इसी कंडीशन में इसी चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव है ये, इसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। आपका एक बोल सकते हैं मूल इनोवेशन है, वो आपकी मूल चीज है, तो आप उस पर ट्रेडमार्क ले लें, कॉपीराइट ले लें, पेटेंट ले लें, ताकि कोई उसको कॉपी ना करे, पूरे वर्ल्ड में कॉपी ना कर पाए। तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाना। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी इस महोत्सव को मनाए जाने की 2023 में, और 2025 में इसका आयोजन कहां किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। आपको पता है लास्ट मंथ एक डे मैंने आपको बताया था इसी से रिलेटेड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। यह भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यह हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसका भी उद्देश्य यही है, पूरे वर्ल्ड में लोगों को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट के प्रति अवेयर करना, कि भाई अपने इनोवेशन का करवा लो, है ना। आपने कोई बुक लिखी है तो आप करवा लो, आपने कोई नोट्स लिखे हैं तो आप करवा लो। तो 2025 में 26 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 2025 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम थी। इससे रिलेटेड इंडेक्स भी निकलते हैं। एक इंडेक्स तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, और एक इंडेक्स जो कि 2025 में अभी आया था कुछ समय पहले, US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा निकाला जाता है। इसका एक अंडर में काम करने वाली संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, लेकिन आपको एग्जाम में US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का नाम देखने को मिलेगा। तो US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, और एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां पर US चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। 2025 का ये इंडेक्स आया था, इसमें 55 देशों को इंक्लूड किया गया था। किस देश में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के प्रति जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वो कितने स्मूथ हैं, लोग कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितना ज्यादा जानते हैं, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर रैंक दी जाती है इस इंडेक्स में। तो 55 देशों की लिस्ट में भारत को 42वीं रैंक दी गई थी। इस रैंक में पहले स्थान पर USA है, सेकेंड पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर है फ्रांस। इंडिया की रैंक
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में क्या रही? 55 देशों में 42वीं। तो ये अदर फैक्ट याद रखिएगा। सनग्लासेस कंपनी ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सनग्लासेस कंपनी है ओकले, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को, ओकले ने। अब शुभमन गिल एक तो सनग्लासेस कंपनी ओकले को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे और इसका एक कैंपेन भी है, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर कैंपेन, इसको भी प्रमोट करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल। तो ओकले सनग्लासेस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? शुभमन गिल। वैसे वर्ल्ड में इस कंपनी के जो अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे अगर हम नजर डालें तो काइलियन एम्बाप्पे बहुत ही फेमस फुटबॉलर है फ्रांस के, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी के ओकले के। डेमियन लिलार्ड ये अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और पैट्रिक महोमेस सेकेंड अमेरिकन फुटबॉलर हैं, ये भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ओकले कंपनी के। और इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल। अभी मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको? अनिल कुंबले, ये भी एक्स इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, है ना। तो इनको भी याद रखिएगा। कर्नाटक सरकार ने अपने यहां पर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत की है ओडिशा के पुरी से। ओडिशा के पुरी से इसकी शुरुआत की गई। भारत के सभी राज्यों में विकसित कृषि संकल्प अभियान को चलाया जाएगा। उद्देश्य क्या है और कब से कब तक चलाया जाएगा? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत में एक प्रमुख कृषि पहल के रूप में शुरू किया गया है। 12 से लेकर 15 दिन तक का यह कैंपेन है। स्पेशली जो खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, अब खरीफ सीजन आने से पहले जितने भी किसान हैं भारत में, उनको मॉडर्न टेक्निक से लेस करना, उनको जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वो एग्रीकल्चर में जो जो यूज कर सकते हैं, उन्नत किस्म के जो बीज हैं, जो खाद हैं, उनके बारे में बताना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना। इसके लिए प्रॉपर जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी एक टीम बनाई जा रही और ऐसी 2000 एक्सपर्ट टीम पूरे भारत में लगाई जा रही। ये भारत के 700 से ज्यादा जिलों को कवर करेंगे और 700 से ज्यादा जिलों के किसानों तक पहुंचेगी सारी की सारी टीमें। कितने टीमें? 2000 एक्सपर्ट टीम से, है ना। तो इन टीमों को 700 से ज्यादा जिलों में जितने भी किसान हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा और किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा और इनकी मदद की जाएगी खरीफ सीजन में कृषि करने में, ठीक है, ताकि खरीफ सीजन में क्रॉप ज्यादा मात्रा में ली जा सके और किसानों को भी सहूलियत हो। तो टीम में कौन कौन होंगे? साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, ऑफिसर्स और जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स से उनको इस टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। नाम दिया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसकी शुरुआत की गई ओडिशा के पुरी से। चर्चा में रहे खिलाड़ी महेंद्र गुर्जर किस खेल से संबंधित है? महेंद्र गुर्जर की बात करें तो ये बहुत ही फेमस जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, पैरा जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी। अभी ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पैरा जेवलिन थ्रो में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्विट्जरलैंड में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। यह प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। यहां पर जेवलिन की F42 कैटेगरी में इन्होंने 61.7 मीटर का भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब आप बोलेंगे कि सर ये F42 कैटेगरी क्या है जेवलिन में? तो ये पैरा जेवलिन की एक कैटेगरी है जिसमें क्या होता है, ऐसे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं जिनके कोई एक पैर सामान्य से कम काम करता है, मतलब कुछ भी डिसेबिलिटी उनमें अगर है, पैरों में ढंग से वो काम नहीं करता है, तो ये कोई एक, दोनों में से कोई एक पैर,
तो ये जो कैटेगरी बनती है ये F42 कैटेगरी बनती जेवलिन थ्रो में, पैरा जेवलिन थ्रो। तो इसी के खिलाड़ी हैं महेंद्र गुर्जर, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी। इन्होंने 61.17 मीटर का भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स स्विट्जरलैंड में। इसके पहले यह रिकॉर्ड ब्राजील के रोबर्टो फ्लोरियानी के नाम था। उन्होंने 2022 में 59.19 मीटर का भाला फेंका था इसी F42 कैटेगरी में 2022 में। तो तब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब इसको तोड़ा है महेंद्र गुर्जर ने। समझ में आ गया कि क्यों सुर्खियों में है। तो कैटेगरी भी आपको समझ में आ गई। अब इसी इवेंट में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत के जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है सुमित अंतिल, इन्होंने 72.35 मीटर का थ्रो करके F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है, तो ये है हमारे सुमित अंतिल, इनको भी याद रखिएगा। मैंने आपको जब पैरालंपिक पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस शहर में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का इनॉग्रेशन किया? तो डीआरडीओ ने हाल ही में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उद्देश्य आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा इसका। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारत में डिफेंस सेक्टर स्ट्रेटेजिक गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए नई रिसर्च को बढ़ावा देना, एडवांस सॉल्यूशन को तैयार करना, ताकि डिफेंस में स्ट्रेटेजिक गोल्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सेक्टर में हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें तेज कंप्यूटर का निर्माण करना है ना, बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन का निर्माण करना, एक सटीक सेंसिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण करना, ये सब क्वांटम टेक्नोलॉजी में शामिल है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डिफेंस सेक्टर को भी बूस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, और अदर जो हमारे गोल्स हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया नई दिल्ली में। किसने किया? डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ के बारे में मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं। भारत का एक रक्षा अनुसंधान संस्थान है ना। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और कामत जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, समीर वी कामत। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। शहरी नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? भारत में शहरी नवाचार, या बोल सकते हैं हम इसको शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्मार्ट सिटी का निर्माण करना, शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, इसके उद्देश्य से अंकुर स्कीम को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है ओडिशा सरकार को। अंकुर स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की, ताकि जो ओडिशा में शहरी क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट तेजी से किया जा सके। यह इनिशिएटिव ओडिशा राज्य में वहां का जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा शुरू किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और जितनी भी सिटीज है ना उन्हें इको फ्रेंडली बनाना, इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना। और स्मार्ट सिटी क्या है? जहां पर बेसिक जितनी भी नीड होती है ह्यूमन के रहने के लिए वो सारी उसे इजीली मिल जाए, स्पेशली पानी, सड़कें है ना, भोजन और घर, ये सारे इजीली मिल जाए, लाइट। तो ऐसी सिटीज को डेवलप करना, ऐसे शहरों को डेवलप करना ओडिशा सरकार का मुख्य उद्देश्य है अंकुर इनिशिएटिव के तहत। तो अंकुर योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ओडिशा सरकार की योजना है। ओडिशा की बात करें, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। गवर्नर के पद पर हैं कम्ममपति हरिबाबू वर्तमान में। मोहन चरण मांझी वर्तमान में सीएम है ओडिशा के। यहां पर हमको विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है 147, लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, तो हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कभी बिहार और
ओडिशा एक प्रेसिडेंसी थी, प्रोविंस था, एक एरिया था अंग्रेजों के शासनकाल में, जिसे कहा जाता था बिहार और ओडिशा प्रोविंसेस। इससे अलग करके ओडिशा राज्य की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1936 में अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, बिहार और ओडिशा जो प्रोविंसेस है अंग्रेजों के शासनकाल में, वर्तमान में बिहार का एरिया, झारखंड का एरिया, ओडिशा का एरिया, ये पूरा इस प्रोविंस में आता था। इससे अलग करके 1936 में 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य की स्थापना की गई, इसलिए ओडिशा का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, 30 मई 2025 को गोवा राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो रिसेंटली कल 30 मई 2025 को ओडिशा राज्य ने अपना 39वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। 39वां स्थापना दिवस है ओडिशा का। ठीक है, अगर हम यहां पर ओडिशा राज्य का इतिहास देखने जाते हैं तो आपको पता है 1510 ईस्वी में यहां पर शासन शुरू होता है पुर्तगालियों का, पोर्चुगीज का यहां पर शासन आता है 1510 में, वो कब्जा करते हैं। और आपको पता है आजादी के बाद सबसे आखिरी तक, आजादी के बाद भी इस पर कब्जा रहता है पुर्तगालियों का। और फाइनली 1961 में दिसंबर मंथ में भारत की सेना जो आर्म्ड फोर्स है वो ऑपरेशन विजय चलाती है, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को आजाद कराया जाता है पुर्तगालियों से। दिसंबर 1961 में इसे पुर्तगालियों से आजाद किया जाता है। सबसे आखिरी तक गुलाम रहने वाला भारतीय क्षेत्र आप गोवा को बोल सकते हो। इसकी आजादी के बाद 19 दिसंबर 1961 में इसे भारत संघ में, इंडियन यूनियन में शामिल किया जाता है, लेकिन शुरुआत में इसे यूनियन टेरिटरी रखा जाता है। गोवा, दमन और दीव के साथ एक यूनियन टेरिटरी रहती है। फाइनली आगे चलकर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, और यह भारत का पूर्ण राज्य बनता है 25वां राज्य। अब क्योंकि 1987 में 30 मई को भारत का 25वां राज्य बना था गोवा, इसीलिए 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य का स्थापना दिवस, और इस साल इसका 39वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया 30 मई को। ठीक है, एक और डे है यहां पर, देखो ये भारत संघ में कब शामिल हुआ? 19 दिसंबर को। अब 19 दिसंबर में क्योंकि ये भारत संघ में शामिल हुआ, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में अंतर है, स्थापना दिवस और गोवा मुक्ति दिवस में। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकण या कोकर्णी, है ना, एरिया के हिसाब से कोकर्णी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में भी कोकर्णी 22 भाषाओं में ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है। यहां पर हमको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर स्वामी सेंचुरी, ये सारी की सारी सेंचुरी है गोवा में। और यहां पर मोलिम नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। तो ये गोवा का कैजुअली इतिहास और उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहां पर हमने 31 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, है ना। अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा को विकसित किया जा रहा है, इसका संबंध किसके निर्माण से है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कितनी फसलों पर एमएसपी जारी की गई है? तो 14 क्रॉप्स पर एमएसपी जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया, ये किस मंत्रालय के मिनिस्टर रहे हैं? तो खेल, रसायन और उर्वरक मंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2004 तक। हाल ही में इनका निधन हो गया। क्लाइंबिंग पर रोक की मांग को लेकर कंचनजंगा पर्वत सुर्खियों में रहा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के सिक्किम राज्य में। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल कब? 29 मई को। ज्वालामुखी उद्गार के कारण सुर्खियों में रहा किलाउआ वोल्केनो कहां पर है? तो यह यूएसए के हवाई द्वीप पर देखने को मिलता है, किलाउआ वोल्केनो। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों के द्वारा किस जहाज के माध्यम से विश्व की परिक्रमा पूर्ण की गई? तो यह है INS तारिणी।
कौन सी कंपनी 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बनी? तो यह है ड्रोल्स पेट फूड। और सेंटियागो पेना पलासियोस 2 जून से भारत के आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये किस देश के प्रेसिडेंट है? तो ये प्रेसिडेंट है पराग्वे के। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए कल के हमारे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख ले। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। भारत के पहले मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे बाबर। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो हरियाणा कब भारत का राज्य बना था? तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा भारत का राज्य बना था। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पल्स पोलियो अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? और किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करो। पॉज करके आराम से पढ़ लो क्वेश्चन, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट करिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।